ओके, लास्ट टाइम जो आपसे मेरी बात हो रही थी बच्चों, जिस वीडियो हमने बातचीत किया था उसमें हमने ये जाना था कि भारत का संविधान जो है 1946 से लेकर के और 1949 तक कैसे बना था। मैंने आपसे उसमें एक बात कही थी कि जो 9 दिसंबर को पहली बैठक हुई थी और 1949 में संविधान सभा की 11वीं बैठक हुई, 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की 12वीं बैठक हुई, तो क्या इतने में ही हमारा संविधान बन गया था? आपको पता है कि जब संविधान हमारा बनाया गया तो संविधान सभा ने 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन का समय लिया और इस समय काल में जो हमारी संविधान सभा थी उसने 60 देशों के संविधान का अध्ययन किया और जिस देश के संविधान में जो प्रावधान सर्वोत्तम था उस प्रावधान को उठा लिया गया वहां से और उसको अपने संविधान में मिला लिया गया। जैसे अगर हम एग्जाम्पल देखें तो भारत के संविधान में जैसे राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। संविधान के जो संविधान में संशोधन की प्रक्रिया है ये दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। जैसे भारत में राष्ट्रपति, तो राष्ट्रपति का कोई एक देश से प्रावधान नहीं है, निर्वाचन का प्रक्रिया अलग से है, महाभियोग की प्रक्रिया अलग देश से है। जैसे भारत में हम बात करें मौलिक अधिकार तो यूएसए के संविधान से लिया गया। जैसे हम भारत में बात करें शक्तियों के बंटवारे की, जैसे कि समवर्ती सूची, तो ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया। तो भारतीय संविधान जो काम कर रही थी वो भारतीय संविधान सभा ने पूर्णतः मौलिक संविधान नहीं तैयार किया, 60 देशों के संविधान का अध्ययन किया और जहां से जो चीज बेहतर मिला उसको उन्होंने उठाया और अपने संविधान में मिला लिया। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर है, जो ध्यान देने की बात है, 1935 में 1935 में भारत में एक कानून आया था जिसको बोलते हैं भारत शासन अधिनियम। इसको हम बोलते हैं भारत शासन अधिनियम। ये जो भारत शासन अधिनियम है, ये जो भारत शासन अधिनियम है, ये भारत शासन अधिनियम इतना महत्वपूर्ण है, एक तरीके से आप कह सकते हैं कि भारत के लिए एक छोटा मिनी कॉन्स्टिट्यूशन था ये अधिनियम। ये अधिनियम क्या मतलब, क्या कहां से आया, कौन है अधिनियम, क्या होता अधिनियम? देखिए, मुद्दा ये है कि भारत में अंग्रेजी जो लोग थे, अंग्रेजी लोग कहते हैं उनको, अंग्रेज लोग जो लोग थे भारत में, वो यहां पे शासन कर रहे थे और उनका जो हैंडलर था, जो वो हैंडल हो रहे थे, जो रेगुलेट हो रहे थे, वो ब्रिटेन से हो रहे थे। तो ब्रिटेन की सरकार का यहां पर दबदबा था, उन्होंने ही यहां पे सारे प्रशासन को चलाना था। तो वहां पे क्राउन, वहां की संसद जो कानून भारत के लिए तय करती, वो कानून भारत में बनता और उसी को भारत की जनता पर लागू कर दिया जाता था। तो 1935 में, 1935 में, आज से अगर हम बात करें तो लगभग 85-86 साल पहले की बात है, भारत में जो बना कानून, वो कानून इतना महत्वपूर्ण था कि इसी का 70% आज भी हमारे कानून का हिस्सा है। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो भारत का संविधान है उसमें जो 70% कानून है, लगभग 250 अनुच्छेद, वो 1935 के अधिनियम से एज इट इज ले लिए गए। और प्रश्न बनता है एग्जाम में कि भारतीय संविधान पर सबसे ज्यादा प्रभाव किस चीज का पड़ा है? तो भारतीय संविधान पर सबसे ज्यादा प्रभाव 1935 के अधिनियम का पड़ा है और इस अधिनियम के लगभग 70% हिस्से को हमने एज इट इज अपने संविधान में आज भी रखा है। इसके अलावा जो 30% हिस्सा बचता है उसमें लगभग हमने 60 देशों के संविधान का अध्ययन करके जो अच्छे कॉन्सेप्ट थे, जो अच्छे कानून थे, उसको हमने अपने देश के लिए, अच्छे का मतलब है जो जनता के कल्याण को सुनिश्चित करते हो, ऐसे कानून को हमने अपने संविधान में शामिल कर लिया। लेकिन मुद्दा यही है कि क्या 1935 में भारत में पहली बार बना था कानून, या क्या इससे पहले भी कोई कानून भारत में बना है? तो बच्चों, 1935 से पहले 1919 में कानून बना था, कानून आया था जिसको हम लोग बोलते हैं मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम। तो क्या 1919 में जो बना कानून वही पहला कानून था? नहीं, उससे भी पहले हम जाएंगे तो 1909 में
मार्ले मिंटो। मार्ले मिंटो सुधार नामक कानून आया था। क्या नाम था उसका? मार्ले मिंटो सुधार। तो ये जो कानून है इसने भारत में पहली बार जो है सांप्रदायिकता की नींव रखी। लेकिन इसके पहले भी कानून आ चुके हैं बच्चों। 1892 में कानून आया, उससे पहले 1874 में कानून आया, 1861 में आया, 1858 में आया, 1853 में आया। अगर हम देखें यहां से तो 1853 में कानून आया, 1853 में आया, उससे पहले 1833 में आया, उससे पहले 1813 में आया, उससे पहले 1784 में आया, उससे पहले 1781 में आया, उससे पहले 1773 में आया, और यही अंग्रेजों द्वारा भारत में आया हुआ पहला कानून है। 1773 का जो कानून है इसी को भारत में रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि कानून कहां से आ रहा है, क्यों आ रहा है, किसके लिए आ रहा है, कौन कौन इस कानून को बना रहा है, कौन भेज रहा है, किस पे लागू हो रहा है। ये तमाम सवाल आपके दिमाग में उठ रहा होगा, और अगर नहीं उठता है तो उठना चाहिए, क्योंकि आप एक छात्र हैं और छात्र का पहला गुण होता है कि वह प्रश्न उठाए मन में। यदि आपके मन में कैसा भी प्रश्न हो, कोई डाउट हो, कोई संदेह हो पॉलिटी से संबंधित, तो आप अपने इस चैनल पर कमेंट करिए, यथासंभव उसका आंसर आपको देने का प्रयास किया जाएगा। मैं बहुत विद्वान आदमी नहीं हूं बेटा, लेकिन आपकी जरूरतों को पूरा कर सकता हूं, इतनी समझ है मुझे भारतीय संविधान पर। आपकी जो जरूरतें हैं परीक्षा को लेकर के, उन जरूरतों को पूरा कर सकता हूं मैं। तो हम लोग ये चैनल इसीलिए बना रहे हैं क्योंकि बहुत से बच्चों की डिमांड थी, आगरा से, दिल्ली से, इंदौर से, कानपुर से, लखनऊ से, जहां भी हमने क्लासेस ली उन सभी जगह से डिमांड रही है कि सर यूट्यूब पे क्लासेस होनी चाहिए। आज अभी हम डिजिटल बोर्ड पे काम नहीं कर रहे हैं, वी आर इन इनिशियल स्टेज। तो हम लोग प्लेन बोर्ड पे, व्हाइट बोर्ड पे पढ़ा रहे हैं, लेकिन आप लोग का रिस्पॉन्स अच्छा रहता है, सपोर्ट मिलता है, तो हम लोग एक डिजिटल स्टूडियो भी बना लेंगे, पूरी तरीके से डिजिटल होगा, डिजिटल बोर्ड भी हम ले आएंगे, सब कुछ करेंगे। लेकिन अभी रिस्पांस जो है, आप लोगों का सपोर्ट, आप लोगों का प्रेम चाहिए। अगर लगता है कि हाँ कॉन्सेप्ट बेहतर है तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। मैं कभी चैनल पेड नहीं करूंगा, फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाऊंगा, लेकिन मुझे आपका सपोर्ट चाहिए, मुझे आपका सहयोग चाहिए। अगर आपको लगता है कि बेहतर पढ़ा रहा हूं तो अपने दोस्तों के साथ इसको साझा करिए, ये आपका एहसान रहेगा मुझ पे। और अगर आपको लगता है कि बेहतर लेक्चर नहीं है तो आप स्वयं भी मत देखिए, क्योंकि आपकी एनर्जी, आपका पैसा, आपका डेटा, एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट फॉर यू। और लगता है कि नहीं टीचर ठीक पढ़ा रहे हैं, अच्छा पढ़ा रहे हैं और समझ आ रही है, तो आप इसको आगे जरूर बढ़ाएं। बस यही आप हमारे लिए अगर कुछ चुका सकते हैं, आप इतनी ही कीमत चुका दीजिए कि इसको आगे बढ़ा दीजिए अन्य बच्चों के पास, जो बच्चे तैयारी करते हैं। अपने पूर्वांचल को सपोर्ट करिए, पूर्वांचल को बढ़ाइए, और आप लोगों के लिए मैं पूरी तरह समर्पित हूं। अभी सभी तरह की क्लासेस आपको उपलब्ध कराई जाएंगी। तो बच्चों, जो मैं आपसे बात कर रहा था, ये 1773 का एक्ट, इस एक्ट में हुआ क्या, ये कानून कहां से आया, क्यों आया, किसके लिए आया, तो एक छोटी सी बात समझना कि 1773 का मतलब आज से कितने साल पहले की बात है। 1773 में अगर हम 27 जोड़ दें तो 1800 आ जाएगा, और 1800 के बाद 200 साल और, यानी कि 2000 आ गया। भाई 1800 से 100 साल 1900, और फिर 1900 से 100 साल 2000, तो लगभग 227 साल तो पहले हो गए, और ये 22 साल अब हो गए। तो लगभग हम 255 साल पहले की बात कर रहे हैं, 255 साल पहले। अब तो आप ये मत सोचना कि तो होता ही नहीं है, होता है भैया। तुम्हारे दादा के दादा के दादा के दादाजी जब पैदा हुए होंगे किलकारी मार रहे होंगे, ये बात तब की है। अब तुम 20 साल से पैदा हुए हो तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि यार धरती थी ही नहीं, धरती था भैया, धरती थी। तो जब आपके दादाजी के दादाजी के दादाजी के दादाजी थे, किलकारी मार रहे होंगे, पैदा हुए होंगे, ये बात तब की है, तब अंग्रेज थे भारत में। हमने भी देखा नहीं तो हमने भी किताबों में पढ़ा है, तो मैं आपको बता रहा हूं। तो 1773 में कानून आया। ये कानून आया था ब्रिटेन से, और ब्रिटेन की सरकार ने भेजा था। किसके लिए भेजा था? प्राइवेट कंपनी के लिए भेजा था। यहां पे जो लोग भारत में जो लोग शासन कर रहे थे वो प्राइवेट कंपनी के लोग थे, और वो प्राइवेट कंपनी यहां पर व्यापार करने आई थी,
और पहली बार जो है उस पर ब्रिटेन की सरकार ने अपना प्रत्यक्ष नियंत्रण स्थापित किया। पहली बार वो कंपनी जो है सरकार को टैक्स देना शुरू करती है। तो 1773 में कानून आया क्यों? 1773 में कानून इसलिए आया क्योंकि ऐसा कुछ इतिहासकार लिखते हैं कि जब कंपनी भारत में व्यापार करने आई थी, इसको हम थोड़ा सा बैकग्राउंड में लेकर चलते हैं, थोड़ा सा पीछे लेकर चलते हैं और फिर वहां से बात हम लोग समझने का प्रयास करते हैं कि एक्चुअली हुआ क्या। बेटा बहुत कुछ हुआ है, दर्द बहुत है, लेकिन वो जो है दर्द आपके साथ धीरे धीरे साझा होगा, आप भी समझोगे कि कितना दर्द है। बेटा सीने में दर्द बहुत है, लेकिन वो दर्द क्या है देखते हैं, समझते हैं। 1600 एडी की बात है, 1600 एडी। ये एडी का मतलब होता है कि आफ्टर यीशु मसीह, मतलब जो ये जो आप यीशु मसीह का जन्म है उसके बाद का जो समय उसको हम एडी कहते हैं, और उसके पहले के समय को हम बीसी कहते हैं। कहीं कहीं बीसीई भी लिखा रहता है, बिफोर क्राइस्ट। तो 1600 एडी का मतलब आज से लगभग 422 साल पहले की बात है। एक प्राइवेट कंपनी जो है महारानी के पास जाती है और उनसे अथॉरिटी मांगती है कि वह पूर्व के साथ व्यापार करना चाहते हैं। एक प्राइवेट कंपनी महारानी के पास गई और वह अथॉरिटी मांगती है। जैसे अगर हम थोड़ा सा मैप पे देखें, बातों को थोड़ा समझें, तो सपोज दैट कि ये आपका आयरलैंड वाला क्षेत्र है, ये इंग्लैंड वाला क्षेत्र है, और यहाँ से ये आपका स्पेन, ये आपका इटली है, ननिहाल आपका, और यहाँ से जो है, यहाँ से हम देखें ये आपका ये स्वीडन है, ये नॉर्वे है, ये स्वीडन है, और ये आपका फिनलैंड का क्षेत्र है। यहाँ पर आपका ये एक और देश है। यहाँ से अगर हम देखें तो एक छोटा सा देश है, छोटा सा कॉन्टिनेंट है, आपने इसका नाम तो सुना ही होगा। ये जो छोटा सा राष्ट्र है बच्चा, ये छोटा सा देश है और इसको हम लोग कहते हैं अफ्रीका। अफ्रीका के बाद अगर आप यहाँ देखोगे तो ये पूरा आपका एशिया है, और एशिया में यहाँ से अगर आप देखेंगे तो ये आपका एक छोटा सा देश है, बहुत प्यारा सा, जिसको हम लोग इंडिया कहते हैं बच्चों, इंडिया कहते हैं। यहाँ अगर आप देखेंगे तो ये लगभग जो क्षेत्र है हमारा, ये वाला, ये जो क्षेत्र है ये इंडिया है। तो यहाँ पे एक देश है पुर्तगाल, यहाँ पे एक देश है पुर्तगाल। आपको पता है कि 1498 में यहाँ से एक जो है एक नाविक था वास्को डी गामा, वो यहाँ पर आया कालीकट के तट पे, और यहाँ से वो आया जब, तो यहाँ से उसने जो भारत की समृद्धि को देखा, सौंदर्य को देखा, और यहाँ पे उसने कुछ जो है उसके दिमाग में विचार आया कि यहाँ से व्यापार करने की उसने कुछ प्लानिंग स्टार्ट की, कुछ प्लानिंग शुरुआत की भारत से व्यापार करने की। लगभग 100 सालों तक पुर्तगाल भारत से व्यापार करता रहा, पुर्तगाल संपन्न था। यहाँ पे भी जो ईस्ट के लोग थे, ये आपका इंग्लैंड है, ये इंग्लैंड जो है इसके लिए अगर हम देखें मैप पे तो ये ईस्ट है, ये ईस्ट है। तो यहाँ पर एक कंपनी ने महारानी से अथॉरिटी मांगा कि हम ईस्ट के साथ व्यापार करना चाहते हैं, हम पूरब के साथ व्यापार करना चाहते हैं। महारानी को अथॉरिटी दी कि भाई ठीक है आप जाओ व्यापार करो। देखो तो 1600 एडी में उनको अथॉरिटी मिला, लेकिन यहाँ पर जब वो आए थे तो उस समय शासन था अकबर का। अकबर ने अथॉरिटी नहीं दी व्यापार करने की, लेकिन जहांगीर के पीरियड में उन्होंने भारत के साथ व्यापार करने का अधिकार प्राप्त कर लिया। और अगर हम देखें तो 1813 में उन्होंने एक फैक्ट्री स्थापित की, 1809 में उन्होंने एक फैक्ट्री स्थापना का प्रावधान शुरू किया, 1813 में उन्होंने व्यापार शुरू किया सूरत में, और तब से लेकर के 1700 ये डेट हमने गलत कर दिया, 1613, 1609 और 1613, ये क्षमा चाहता हूं मैं, गलती हमने कर दी डेट इस पे। 1600 में ये लोग अथॉरिटी मिली थी, 1609 में इन्होंने एक फैक्ट्री स्थापना का प्रावधान किया, और 1613 में इन्होंने व्यापार करने की प्रक्रिया को शुरू किया। बच्चों इन्होंने 150 साल तक, लगभग 1773 तक इन्होंने बहुत तगड़ा व्यापार किया भारत के साथ, बहुत लाभ कमाया। और ये लाभ इतना था कि यहाँ पर जो है एक डिस्पैरिटी हैव और हैव नॉट की सोसाइटी जो है वो यहाँ विकसित होगी ब्रिटेन में। महारानी ने कंपनी से कुछ आर्थिक लाभ प्राप्त करने के लिए सोचा। ये जो लोग भारत में आए थे ये प्राइवेट लोग थे, महारानी ने कुछ इनसे व्यापार, जो लोग व्यापार कर रहे थे प्राइवेट लोग, उन पर कुछ टैक्स इंपोज किया, पहली बार टैक्स लगाया। तो टैक्स लगाया तो वो 1773 में उन्होंने पहली बार ये कानून बना करके भारत में भेजा। तो 1773 में जो कानून आया इसको हम लोग बोलते हैं रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ इंडिया। क्या बोलते हैं बच्चों इसको? रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ इंडिया, भारत में रेगुलेटिंग अधिनियम। बच्चों इस एक्ट में 5 बातें महत्वपूर्ण हैं जो परीक्षा में पूछी जा रही हैं। जैसे पहली बात इस एक्ट की ये है कि पहली बार कंपनी पर जो है
वो ब्रिटेन की सरकार का प्रत्यक्ष नियंत्रण स्थापित हुआ। मतलब ये है कि पहली बार कंपनी पर टैक्स लगा। क्या लगा बच्चों? टैक्स लगा। यानी कि अब जो कंपनी भारत में व्यापार कर रही है उस कंपनी को यहां पर इंग्लैंड में कुछ टैक्स देना होगा। कर लगा पहली बार। दूसरी बात यह है कि इस एक्ट के द्वारा एक प्रावधान किया गया। दूसरी बात 1770 में यह हुई कि यहां पे जो कंपनी का प्रमुख था, यहां पे जो कंपनी का प्रमुख था उसको नाम दिया गया था बंगाल का गवर्नर। लेकिन 1773 में बंगाल के गवर्नर को, बंगाल का जो गवर्नर था, बंगाल का गवर्नर, अब उसका नाम रख दिया गया बंगाल का गवर्नर जनरल। बंगाल का गवर्नर जनरल। तो जो बंगाल का गवर्नर जनरल है, वो जो बंगाल का गवर्नर था वो था वॉरेन हेस्टिंग्स। क्या नाम था उसका? वॉरेन हेस्टिंग्स। और जो ये वॉरेन हेस्टिंग्स है यही बना बंगाल का गवर्नर जनरल, यही बंगाल का पहला गवर्नर जनरल बना। तो जो वॉरेन हेस्टिंग्स है यही बंगाल का अंतिम गवर्नर था और यही पहला बंगाल का गवर्नर जनरल बना। जो तीसरी बात महत्वपूर्ण है वो ये पूछ सकते हैं कि आपको पता है जब तब इंडिया में जो पूरा का पूरा बंगाल का क्षेत्र है, तो बंगाल में यहाँ कलकत्ता था, तो कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की बात की गई। कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय के स्थापना की बात की गई। तो सर्वोच्च न्यायालय जो स्थापित हुआ, सर्वोच्च न्यायालय, तो वे कलकत्ता में स्थापित हुआ और इसके अधीन दो अन्य न्यायालय, एक मद्रास और दूसरा बंबई। मद्रास और मुंबई, इसके अधीन दो न्यायालयों की स्थापना की गई। एक मद्रास उच्च न्यायालय और दूसरा जो है बंबई उच्च न्यायालय। ये दो इसके अधीन दो न्यायालयों की स्थापना की गई। तो ये प्रावधान भी इसी एक्ट में जोड़ा गया। लेकिन अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि किस एक्ट के द्वारा कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना का प्रावधान किया गया, तो वो एक्ट होगा आपका 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। लेकिन जो स्थापना होती है वो स्थापना होती है 1774 में। 1774 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। प्रावधान किस एक्ट में था? 1773 में। और स्थापना कब हुआ? 1774 में, 1 साल के बाद। चौथी बात यह है कि इसी एक्ट के द्वारा तो आपने 3 बातों को देखा। तीसरी बात यह थी कि बंगाल में यानी कि कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। ठीक है भाई, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई और इसके अधीन 2 न्यायालय थे। एक बंबई, भैया तब बंबई था, आज मुंबई हो गया है, और दूसरा क्या था बेटा? मद्रास। ये 2 न्यायालयों की स्थापना की गई। जो चौथी बात महत्वपूर्ण है, वो चौथी बात ये महत्वपूर्ण है कि इसी एक्ट के द्वारा सर एलिजाह एम्पे, ये क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में, सर एलिजाह एम्पे को सुप्रीम कोर्ट का पहला मुख्य न्यायाधीश बनाया गया। सर एलिजाह एम्पे को पहला सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बनाया गया। ये बातें भी महत्वपूर्ण है। तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा इन प्रमुख बातों को जोड़ा गया और इन बातों पर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। अब मैंने क्या कहा आपसे, जो 1773 का जो एक्ट है, इस एक्ट में 4-5 बातें महत्वपूर्ण है। पहली बात क्या महत्वपूर्ण है कि इसी एक्ट के द्वारा पहली बार कंपनी का प्रत्यक्ष नियंत्रण स्थापित हुआ। यानी कि अब कंपनी सरकार को टैक्स देगी। किस सरकार को? ब्रिटेन की सरकार को। पहली बात। दूसरी बात यह है कि इसी एक्ट के द्वारा कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई और वो सुप्रीम कोर्ट जो है उसके अधीन 2 न्यायालय थे। पहला न्यायालय था बंबई हाई कोर्ट और दूसरा था मद्रास हाई कोर्ट। तीसरा पॉइंट है, कलकत्ता सर्वोच्च न्यायालय में जो मुख्य न्यायाधीश थे, वो मुख्य न्यायाधीश जो है सर एलिजाह एम्पे को नियुक्त किया गया। चौथा पॉइंट है कि बंगाल के गवर्नर के पद को समाप्त कर दिया गया। और पांचवा पॉइंट है कि बंगाल का जो पहला गवर्नर था बच्चों, वो कौन था? वो था आपका कौन? ये वॉरेन हेस्टिंग्स। तो बंगाल का पहला गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स था। क्या यहां तक आपको सारी बातें समझ में आई? अगर समझ में आती हैं तो ठीक है, नहीं समझ में आती हैं तो आप कमेंट करो। आप मुझे बताओ कि और कैसे इस क्लास को इंटरेक्टिव बनाया जा सकता है। कुछ आपकी अगर डिमांड हो, कुछ आप चाहते हो तो मुझे बताओ और इंटरेक्टिव क्लास कैसे हो सकती है। देखो बच्चों, हम लोग व्यवसायी लोग नहीं हैं,
हम लोग टीचर हैं और मुझे ये चीज़ पसंद नहीं है कि मैं आपसे बोलूँ कमेंट करो, सब्सक्राइब करो, जय महाकाल महाकाल, ये सब चीज़ें अपने को समझ में नहीं आती हैं। मुझे लगता है कि पढ़ाना मेरा काम है। जब भी हम क्लास की वीडियो स्टार्ट करेंगे तो टू द पॉइंट बात होगी, फालतू की बातें नहीं कि हम भौकाल मचा देंगे, तबाही मचा देंगे, ये वो कर देंगे, धुआं कर देंगे। इन सब बातों कोई मतलब होता नहीं है। एक्चुअली आप पढ़ने के लिए आए हो और मैं पढ़ाने के लिए आया हूँ, बस इतनी बात समझ में आती है हमारे। तो मैं आपको सीधा पढ़ाऊंगा, सीधा आप पढ़ो और उससे संबंधित जो बातें हैं उसको पूछ लो। हाँ, रही बात हंसी मजाक की तो कभी कभी हंस लिया करेंगे थोड़ा बहुत, भाई वो भी तो जरूरी लाइफ में। चलो पहले मैं इसको मिटा रहा हूँ और उसके बाद हम लोग आगे के एक्ट को समझेंगे कि आगे क्या हुआ है। ठीक है भाई साहब।